एक बहू के साथ ऐसा चमत्कार कि सब के सब अस्तव्य रह गए। अनु अपनी पूरी योजना के अनुसार जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो बहुत प्रसन्न थी। उसकी पुत्री अब 3 वर्ष की हो चुकी थी। अनु ने महसूस किया कि अब वह दूसरे बच्चे को जन्म देकर उसे भी पूरी जिम्मेदारी से पाल सकती है और इसके बाद ही उसके इस कर्तव्य की इति भी हो जाएगी। इस शुभ सूचना से घर में सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, पर सभी के दिल में चाह थी कि इस बार बेटा ही होना चाहिए। सास ससुर दोनों ने ही बातों बातों में कह भी दिया कि इस बार तो सारे घर को रोशन करने वाला चिराग ही आना चाहिए, फिर वंश बेल भी तो बढ़ानी है। सब कुछ सुनकर अनु चुप थी। पहले प्रसव के समय की सब बातें अभी तक उसे याद थी। बेटी पैदा होने की किसी को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। बेमन से ही सबने सब रीति रिवाज निभाए थे, परंतु पति क्षितिज के उदार व्यवहार ने इस स्थिति से उबरने में उसकी बड़ी मदद की। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने बेटी के जन्म को भी एक सुअवसर के रूप में ही स्वीकार किया। अनु को बेटे व बेटी में कोई अंतर ना लगता था। वह स्वयं इंजीनियर थी। उसके विवाह की बुनियाद शायद उसकी ये डिग्री ही थी। समाज में ऊंची प्रतिष्ठा रखने वाले उसके ससुराल पक्ष के लोग मुंह खोलकर दहेज की मांग तो नहीं कर सकते थे, पर इस बात से आश्वस्त जरूर थे कि इंजीनियर बहू ऊंची नौकरी करेगी तो खुद ही पैसा बरसेगा। परंतु यहाँ भी अनु अपने आदर्शों पर अडिग रही। वह वैवाहिक जीवन के साथ साथ मातृत्व का भी पूरा सुख उठाना चाहती थी, जबकि पहले दिन से ही पति सहित सास ससुर सभी यही चाहते थे कि जल्दी ही अनु अच्छी सी नौकरी कर ले। कई अच्छी फर्मों से उसके लिए ऑफर भी आए, पर उसने नौकरी के में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन अंतिम प्रयास करते हुए क्षितिज ने बात छेड़ी, अनु तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हो। हाँ पतिदेव जी, मैं वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहती हूँ। नौकरी करने में अभी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्षितिज हंस पड़ा, अरे नौकरी करते करते आनंद नहीं उठाया जा सकता क्या? ये तुमने बड़ी अजीब सी बात सोच रखी है। बात अजीब नहीं, सत्य है। यदि शुरू से ही हम दोनों अपनी अपनी नौकरियों में उलझ जाएंगे तो एक दूसरे को जानने समझने का अवसर कब मिलेगा? तब हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां समझने के बजाय अपनी अपनी नौकरियों के प्रति अधिक जिम्मेदार होंगे। प्रेम के बदले हमारे बीच दरारें पड़ सकती हैं। हमारा दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। अब तुम्हें कौन समझाए? चलो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे पैसों की जरूरत भी नहीं है अनु। बस मैं तो तुम्हारी योग्यता को व्यर्थ में यूं दम तोड़ते नहीं देखना चाहता। योग्यताएं कभी दम नहीं तोड़ती। यदि सही समय और सही उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जाए तो लाभप्रद सिद्ध होती है। ठीक है बाबा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस क्षितिज कुछ चिढ़कर बोले, बस मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी। बस अब जरूरत होगी मैं अपनी योग्यता का उपयोग अवश्य करूंगी। पहले नारी जीवन के कर्तव्य तो पूरे कर लूं। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्षितिज ने भी जबरन मुस्कुराने का प्रयत्न किया। ये उसके जिद्दी निर्णय का पहला झटका उसके सास ससुर को लगा। उन्हें यही कहकर समझाया कि पहले मैं बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर लूं कि वो स्कूल जाने लगे। अभी उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें कोई आर्थिक समस्या भी नहीं है, तो पहले अपनी ये जिम्मेदारी निभा लूं जो सामने है, तब अपने बारे में सोचूंगी। अपने स्वार्थ के कारण मैं बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहती हूँ। उन्हें अपनी स्नेह छाया में अपने हाथों से पालना चाहती हूँ, ताकि माता पिता के प्रति वे भी अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ ना रह जाएं। अनु अच्छी तरह जानती थी कि इस बार सबके मन में काफ़ी हलचल चल रही होगी। इस बार बेटी का जन्म सब पर गाज बनकर गिरेगा, पर वह चुपचाप आने वाले पलों का इंतजार कर रही थी। मौका देखकर
एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटा अनु, तुम खुद ही काफ़ी समझदार हो। यदि बुरा ना मानो तो जांच करवा कर पता कर लो कि इस बार बेटा है या बेटी। अनु ने पहले तो बड़ी तीव्र दृष्टि से उन्हें देखा, लेकिन जल्दी ही स्वर को नम्र बनाकर बोली, माँ जी, क्या होगा जांच कराने से? अब तो जो होना है वही होगा। जांच से बदला तो नहीं जा सकता। बदला क्यों नहीं जा सकता बेटा? यदि फिर बेटी हुई तो उसे गिराया भी जा। बस माँ जी, बस। कुछ समझ भी रही हैं आप? क्या कह रही हैं? अपने गर्भ में पल रहे जीव की हत्या करवा दूं मैं? तुम बेटा मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब ये नहीं है। सास कुछ मीठा बनते हुए बोली, आपका मतलब चाहे जो भी हो माँ जी, पर इतना तो आप जानती ही होंगी कि जांच करवाना व गर्भ गिराना दोनों ही कानूनन अपराध है। क्या आप चाहती हैं कि मैं कोई अपराध करूं? माँ जी कुछ और बोलती, इससे पहले ही वह उठकर अपने कमरे में चली गई। अनमने मन से वह चादर ओढ़कर लेट गई। घर वालों के मन में उपजी इस नई बात ने उसे परेशान कर दिया था। तभी क्षितिज ने कमरे में प्रवेश किया। अनु उठकर बैठ गई और बोली, सुनो, तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि तुम भी चाहते हो कि इस बार बेटा ही हो? तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब है? अनु, क्या इस बार तुम्हारी यही इच्छा नहीं है? वह मुस्कुरा कर बोला, मेरी नहीं, घर में सभी और खासकर माँ जी यही चाहती हैं। कुछ बुरा तो नहीं चाहती वे। एक लड़की है तो दूसरा लड़का हो जाए, ऐसा चाहने में क्या बुराई है? चाहने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन वह चाहती हैं कि मैं स्कैनिंग द्वारा पता लगा लूं। यदि इस बार भी लड़की हो तो उसे। कहते कहते अनु चुप हो गई। क्षितिज भी कुछ गंभीर हो उठा। वह टाई की नोट खोलते हुए बोला, अनु, शायद इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये तुम कह रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। अनु आहत सी हो उठी। इसमें उम्मीद की क्या बात है अनु? अब यहाँ जहाँ दो के बाद तीसरे बच्चे की गुंजाइश नहीं है, वहाँ तो ये कदम उठा ही सकते हैं। पर यह सब कानून की दृष्टि में अपराध है, इतना तो आप भी जानते होंगे। हाँ होगा, पर जरूरी है कि सब कुछ ढोल बजाकर ही किया जाए। कुछ काम चोरी छुपे भी होते हैं। हमारे इतने डॉक्टर मित्र हैं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अच्छा, तो अपराध के ऊपर अपराध। तुमसे मुझे समझदारी की उम्मीद थी, पर तुम सब तो एक ही स्वर में बोल रहे हो। मैं समझदारी की ही बात कर रहा हूँ अनु। वंश बेल को बढ़ाने के लिए बेटे की इच्छा करना या क्या मूर्खता है? यदि विज्ञान की प्रगति ने हमें ये सुविधा प्रदान की है तो इसका उपयोग करने में क्या हर्ज है? वह कुछ तेज स्वर में बोले, ये विज्ञान का दुरुपयोग है। अगर हम इसका इसी प्रकार उपयोग करते रहे तो ये अभिशाप बनकर कहर बन सकता है। अनु उत्तेजित हो उठी। क्षितिज बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। उस दिन के बाद से अनु ने सभी के मिजाज में परिवर्तन देखा। ऐसी स्थिति में वह ज़्यादा तनाव में नहीं रहना चाहती थी, अतः उसने कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ जाने का फैसला कर लिया। माँ पिताजी उसे देखकर बेहद खुश हुए, परंतु ज्यों-ज्यों उन्हें भी वास्तविकता का पता चला, उन्हें भी ससुराल पक्ष की बात अधिक सही लगी, क्योंकि वे स्वयं भी पुत्र रत्न से वंचित थे और यही मानते थे कि लड़की अपनी योग्यता से चाहे आकाश छूले पर होती तो पराया धन ही है। बुढ़ापे की लाठी तो बेटा ही होता है। अनु ने तर्क देते हुए कहा, माँ, बेटा हो तो मुझे भी अपार खुशी होगी, पर बेटी को मारकर पुत्र प्राप्ति का गलत तरीके से यत्न करना कतई ठीक नहीं है। और एक बात, एक बेटा और एक बेटी मैं भी चाहती हूँ। बेटी है तो अब बेटा ही चाहूँगी, क्योंकि यही होना भी चाहिए। हम एक बेटी दे तो घर में बहू भी आए, बिना बहू बेटी के घर सूना होता है। और बैलेंस भी तभी बनेगा जब एक लड़के के साथ एक लड़की भी लोग उतने ही अनिवार्य रूप से करें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक बेटा
होते हुए बेटी की चाह रखते हुए भी किसी के यहाँ दूसरा बेटा हो जाए, तब सब उतने दुखी क्यों नहीं होते जितने एक बेटी के बाद दूसरी बेटी के होने पर होते हैं। तब तो भगवान का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी अपना लेते हैं, फिर दूसरी बेटी के होने पर क्यों मातम सा छा जाता है। पहली बेटी के होने पर तो आजकल सभी खुशियां मनाते हैं, पर मेरी पहली बेटी के लिए भी खुशियां नहीं मनाई गई, दूसरी बेटी के लिए तो मातम होगा ही। माँ ने कहा, अच्छा अनु, तुम्हारी सभी बातें सही है, वही सही है जो तू बोल रही है और होना भी चाहिए। धीरे धीरे सब बदलेगा, पर पता करने में क्या हर्ज है। यदि बेटा हुआ तो कम से कम तुम्हारे ससुराल वाले अभी से खुश हो जाएंगे। मुझे इस विषय में किसी की खुशी या नाराजगी की परवाह नहीं है माँ, इसे तो ईश्वर का उपहार समझकर स्वीकार करना चाहिए। अनु ने देखा माँ भी गंभीर हो गई है। उसे लगा कि परिस्थिति से बचकर वह यहाँ तनाव मुक्त होने आई थी, उसकी छाया यहाँ भी विराजमान है। अनु ने मन ही मन सोचा, क्यों न सबका दिल रखने के लिए जांच करवा ही लूं। यदि लड़का हुआ तो सब झंझट ही समाप्त हो जाएगा, और यदि लड़की हुई तो कम से कम सब अभी से मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। उस वक्त उन दोनों को ज़्यादा मानसिक आघात नहीं लगेगा और मैं भी बाकी का समय चैन सुख से काट सकूंगी। माँ के साथ वह उनकी पारिवारिक डॉक्टर सुधा सेन के पास जांच के लिए गई। जांच की रिपोर्ट जब उन्होंने फ़ोन पर माँ को दी तो वह उदास सी हो गई। उसके चेहरे की रंगत देख अनु सब समझ गई, कुछ न पूछा। माँ फोन रखकर रसोई में चली गई। वह उसके पीछे गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, अब उदास क्यों हो रही हो माँ? सरप्राइज में ही आनंद था ना। डॉक्टर ने मुझे एक बात और भी बताई है, यदि तुम सहमत हो तो। माँ उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोली, अब और क्या चमत्कार करवाना चाहती हो माँ? वह हंसकर बोली, चमत्कार ही जैसी बात है बेटी। डॉक्टर सुधा ने कहा है कि यदि इस मुसीबत से तुम छुटकारा पाना चाहो तो वह गुप्त रूप से तुम्हारी मदद कर सकती हैं। लेकिन अनु ने साफ मना कर दिया और यह भी बोल दिया कि दोबारा इस बारे में बात की तो वो वापस चली जाएगी। समय बीता और प्रसव का समय भी आ पहुंचा। घर में किसी को कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था। माँ को केवल एक ही चिंता थी कि अनु की डिलीवरी का सब काम राजी खुशी निपट जाए और वह अपने घर जाए। समय आने पर अनु प्रसन्न मन से अस्पताल गई और उसके सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। जब डॉक्टर ने बाहर आकर मुंह लटकाए बैठे परिवारजनों को बताया कि अनु ने एक सुंदर व स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है तो सभी लोग हतप्रभ हो गए। वो खुशी मिली जिनको कोई आस ही नहीं थी। माँ तो सोच रही थी कि यदि हम डॉक्टर की सलाह मान लेते तो, और वह सिहर उठी। थोड़ी देर बाद अभी अनु को देखने कमरे में पहुँचे। वह पहले से ही तरह शांत चित्त थी। माँ से नजरें मिलाई तो वह मुस्कुरा उठी। कुदरत के नियमों का उल्लंघन करना इंसान के लिए हितकर नहीं है माँ। इंसान से गलतियाँ होती है पर कुदरत सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने अनु के सिर पर ममता का हाथ फेरकर अपनी सहमति दी। ये तुम्हारी आस्था का ही फल है बेटा। तुमने तो भगवान की इच्छा को ही हृदय से स्वीकार कर लिया था, इसीलिए शायद उसने तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया। पिता ने पुत्री पर गर्व करते हुए कहा। डॉक्टर सुधा भी पीछे कोने में खड़ी सोच रही थी कि आखिर उससे कहाँ गलती हो गई, पर शुक्र है भगवान का कि अनु के दृढ़ निश्चय के कारण वह यह पाप करने से बच गई। पूरा कमरा हंसी के ठहाकों और बधाइयों से गूंज रहा था। अनु की खुशी में भी उदासी की झलक थी कि अगर बेटी होती तो क्या माहौल होता घर का। लोग बधाई की जगह संतावना दे रहे होते। अच्छा ही हुआ अपमान सहने वो देवी मेरे यहाँ नहीं आई।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।